कारी साहब मुझे एक चीज बता दीजिए, और मैं प्रश्न छोटे ही कर रहा हूं। इस समय जो मीडिया है वो दो तीन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, बिल्कुल ठीक से सरकार के साथ है। सोशल मीडिया में जो भी हो रही है जो भी इंडिया के पक्ष में बातचीत हो रही है वो सोशल मीडिया में ठीक से हो रही है। मैं इस पे थोड़ा आपका वो करना चाहूंगा कि इलेक्शन आते आते ये और तेज हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए अभी इंडिया गठबंधन ने चिट्ठी भी लिखी फेसबुक को, उसने चिट्ठी यूट्यूब को लिखी, उसने कहा कि आप हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, आप उसमें आप जिस तरह की आपका ये पूरा बर्ताव है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए। मैं थोड़ा एक वक्तव्य उस पर चाहूंगा, जावेद साहब। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया यहाँ शामिल होने का, और ख़ास तौर ऐसे दिन जब नकवी साहब, ये पहली बार मैं नकवी साहब के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टीवी में मेरी शुरुआत नकवी साहब की वजह से हुई थी। मैं 27 साल प्रिंट जर्नलिस्ट था, नकवी साहब ने मुझे लाके टीवी टुडे में नौकरी दी और फिर वहाँ से शुरुआत हुई, और आज अब थोड़ा अमल दखल टीवी में और सोशल में और यूट्यूब पे ज़्यादा है, प्रिंट में कम है। तो इसकी जिम्मेदारी, फ़ायदा नुकसान सब नकवी साहब का ही है। जहाँ तक रही सोशल मीडिया का क्या होगा आने वाले, देखिए अभी तक वो हम लोगों पर लगाम नहीं कस पाए हैं। अभी वो विज्ञापन के जरिए अपनी, और सुबह सुबह वहाँ, अब मैं सुनता हूँ कि एडिट मीटिंग, हम लोग पहले जब दिन शुरू होता था तो नकवी साहब 11 बजे मीटिंग लेते थे, फिर एक 3 और 4 के बीच में मीटिंग लेते थे। अब वो 3 और 4 के मीटिंग के पहले सर वो एक फ़ोन आ जाता है, कोई जोशी जी हैं जो बैठते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, और तो और अब सुपर भी टीवी पे बताया जाता है कि ये लाइन चलेगी, फलाना नहीं चलेगा। पहले मजाल नहीं थी कि ओनर कोई कुछ कह दे नकवी साहब के ज़माने में। अब तो ये है कि अब वहाँ से कोई फ़ोन कर देता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी तक हम लोगों की तरफ थोड़ा रुझान कम है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और वो हम लोगों को खैर मनाना चाहिए, क्योंकि अगर किन्हीं भी कारणों से ये आ गए तीसरी बार, तो फिर ये शिकंजा हम पे भी कसा जाएगा। फिलहाल वो उन पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें भी नियंत्रण में लाने के लिए, हमारे पे भी शिकंजा कसने के लिए पूरा पर्याप्त प्रयास होगा। योजनाएं बन रही हैं, इनके जो बड़े नेता हैं इनसे एक इक्का दुक्का, जो अब तो वैसे पर्सनली नहीं मिलना पसंद करते, लेकिन शादी ब्याह बारात में कभी हो जाती है मुलाकात, तो अकेले से, तो सबकी उनकी बात यही है। उनकी बातों से ये लगता है कि अगली बार निशाने पे हम लोग ही होंगे। तो इसलिए ये 2024 में जो भी रोल, जितना भी सकारात्मक रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं करें। उसके बाद क्या होगा ये आगे ही चल के बाद, क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूं, जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, एक बड़ा खतरनाक चीज़ है। अब कोई भी जो सरकार आएगी ना, वो यही चाबी, उनको पता चल गया है कि चाबी कहाँ से टाइट करनी है, किसकी कोर कहाँ दबती है, किसका तार कहाँ जोड़ रहा है, वो सबको पता चल गया है। जो फॉर्मूला प्रेजेंट सरकार अप्लाई कर रही है वही फॉर्मूला अगले सरकार करेगी। अगर कहीं ईडी के पास आपके खिलाफ कुछ है, तो ये मान के रखिए कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो, और आपने यही आपका जो रवैया है वही रहेगा, तो वो भी बुला के बैठा लेगी 11 बजे रात को, 3 बजे सुबह भोर में आपको छोड़ेगी, फिर झेलिएगा। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। वो सबके साथ ही है। ये बताओ, एज ए फैटर्निटी पत्रकारों के लिए बड़े बुरे वक्त आ गया है, और अगर ठीक से नहीं चले हम लोग तो आइंदा मुश्किलें हो सकती हैं, अगर 24 के बाद भी यही रहा तो। जावेद साहब, मैं एक और चीज पूछ लूं। ये 5 विधानसभा के इलेक्शन सामने हैं, इसमें मैं पहले एनडीए का बता दूं। अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है तो ना बीजेपी की ताकत बढ़ेगी ना कम होगी, ना मोदी जी की ताकत ना कम, क्योंकि मोदी जी का 2024 तक ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि मोदी जी को छोड़ के कहीं कोई और निर्णय लेने लगेगा। जीते या हारे, मोदी जी और उनके नेतृत्व की ताकत वैसी रहेगी। लेकिन इंडिया में एक बहुत फर्क हो सकता है। अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की ताकत भी बढ़ेगी और कांग्रेस का इंडिया के अंदर उसका एक दूसरे रूप में होगा। लेकिन अगर कांग्रेस हारती है तो आपको क्या लगता है, इंडिया की ताकत तो कम होगी, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है बाकी साथियों की ताकत बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा, ये एक अजीब सा है चीज कि मतलब इंडिया के हारने पे क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा हावी हो जाएंगी, और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसकी ताकत भी बढ़ेगी और शायद
ज्यादा कोहेसिव हो जाएगा इंडिया गठबंधन। मैं एक टिप्पणी इस पे चाहता हूं जावेद साहब। आपकी जो एनालिसिस है मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूं। अगर फर्ज कीजिए कि कांग्रेस हार जाती है, देखिए ये 5 चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस वैसे आगे कांग्रेसियों से आप फॉर्मली पूछें तो कहेंगे हम 5 के 5 जीते हैं, लेकिन उनका रियलिस्टिक असेसमेंट ये है कि मिजोरम को अलग कर दिए क्योंकि वहाँ अदर इश्यूज हैं। राजस्थान मुश्किल लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना खास तौर ये बातें करें तो अगर ये 3-1 रहा, मिजोरम को हम अलग कर देना, अगर 3-1 रहा तो भी कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का अगर ये रिजल्ट रहा तो चलिए थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा इंडिया अलायंस के पीछे और कांग्रेस के पीछे। फिर जो आपस में विद इन इंडिया अलायंस इसका इम्पैक्ट होगा। कांग्रेस एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन करेगी, कांग्रेस एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लीड करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसका अगर उल्टा होता है, तो फिर कांग्रेस की इंडिया अलायंस भी थोड़ा वीकन होगा तो नरेंद्र मोदी फिर, क्योंकि देखिए ये चुनाव जो है 5 राज्यों का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। न वसुंधरा राजे को आगे किया गया, न शिवराज सिंह चौहान को, न किसी को। तो अगर ये हार जाते हैं तो कहेंगे कि भाई ये तो देखिए नाकारा स्टेट लीडरशिप थी, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन नहीं, सफलता नहीं हुई। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो कहेंगे देखिए तो हमने तो पहले से इनको अलग कर दिया था, मोदी जी का चेहरा था, इन्होंने ही हैवी लिफ्टिंग की, इनके ही बदौलत जो कुछ रिजल्ट आया है, सारे परिणाम और जीत इनके बदौलत हुई। तो मोदी जी का और कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो बात दूसरी है, वरना तो फिर कांग्रेस का विद इन द अलायंस वीक होगा। और पोस्ट इलेक्शंस देखिए अगर 24 में भी कांग्रेस पार्टी अगर 100 अकेले कम से कम 100 या 125 सीट नहीं लाती है तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि विद जो एलाइज हैं इंडिया के, फिर वो ये कहेंगे कि वैसे बीआरएस वाला ऑल्दो अलायंस में नहीं है लेकिन बाहर बैठा हुआ, उसके अखिलेश से ताल्लुकात हैं, उसकी और पार्टियों से ताल्लुकात हैं, उधर नीतीश कुमार को पटाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ ममता बनर्जी की कोशिश कर, तो ये कहेगा कि भाई कांग्रेस क्यों उसका नेतृत्व करे, या डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, विदेश मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ये कांग्रेस पार्टी को क्यों जाए, हमारे पास आनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ होगा। दूसरे तो ये एक जो आप पहले शायद आपने प्रोफेसर साहब से या नकवी जी से जो सवाल पूछा था उसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को ये जो इंडिया अलायंस ने एक, चाहे बाय एक्सीडेंट और बाय डिजाइन, इनके पास एक मुद्दा आ गया कास्ट में, ऐसे इनको नैरेटिव सेट, इनको एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश करना होगा ना। ये नहीं कि हमें मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, मोदी दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं, मोदी ये मोदी वो, इससे काम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे अगर आएंगे तो? अब कर्नाटका के चुनाव में ये अल्पसंख्यकों के एक तरफ वोट देने से नहीं हारी बीजेपी। अल्पसंख्यक का बीजेपी को कब वोट देते थे जो बीजेपी को लॉस हुआ? वो नहीं हुआ, ये हुआ वहां औरतों और जो गरीब हैं, जो 20,000 से कम पे जिनका गुजारा होता है, उनमें से 10 से 12% वोट खिसका था। तो ये जो तबका है इसको टारगेट करना, इसीलिए इस चीज का उल्लेख आपने भी किया कि राज्यों में जैसे कर्नाटका हो, राजस्थान और सब, ये भी ये टारगेटेड वेलफेयरिज्म हो रहा है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो रिसोर्सेज नहीं है स्टेट्स के पास, विपक्ष के पास, लेकिन फिर भी जितना है उसमें वो कर रहे हैं लोगों को, औरतों के लिए, स्कूल की बच्चों के लिए। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाके मध्य प्रदेश में वादा किया। तो ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसे ही इनको एक ऑल्टरनेटिव विजन होगा कि भाई ये यूएपीए के लिए पे क्या करेंगे, ये कश्मीर पे क्या करेंगे, या कास्ट सेंसस पे क्या करेंगे, खास तौर पे नौकरियां कहाँ से लाएंगे, मुद्दे बनाने होंगे। और इलेक्शन के दौरान इश्यूज को लोकल रखना हो, ऐसे इश्यूज जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये कहेंगे आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस में भाई इनका बड़ा ऑटोक्रेटिक रवैया होता है, तो होगा, वो जो हमारा ड्राइवर है वो समझ में नहीं आती उसको कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है। या G20 में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि G20, अभी G20 से क्या लेना देना आम आदमी को? G20 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलता है, 2043 में फिर आएगा हम लोग के पास, तो इसमें कौन सी वो बड़ी बात है? तो लोकल इश्यूज, महंगाई हो, कास्ट सेंसस हो, और भी जो चीजें हैं, इनको लेकर फोकस करना चाहिए, ना इन चीज पे कि मोदी के व्यक्तित्व पे बार बार आए। टेक द इशू अवे फ्रॉम मोदी।
जावेद साहब चलते चलते अब अंत में एक बहुत ही छोटी टिप्पणी। अभी तक भाई मैं जो भी कहूं, हम सब लोगों को अंदेशा, मन में आशंका रहती है कि इंडिया गठबंधन में कब दरार पड़ जाए, कब हो जाए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई की रेड अगर इसी रफ्तार से चलती रहेंगी तो बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक डर भी एक फैक्टर है जो बाइंडिंग फैक्टर हो रहा है इंडिया गठबंधन में। जावेद साहब बहुत छोटी टिप्पणी, फिर खत्म करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी वजह इंडिया गठबंधन के साथ आने की और अभी तक साथ बने रहने की ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब तक वो डर बना हुआ है तब तक ये साथ रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा विकल्प क्या है। अलग होंगे तो इनका किस्तों में सफाया होगा, और अगर यूनाइटेड रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो हो सकता है कि 2024 में ये लड़ने की स्थिति में हो। तो इसलिए विकल्प कोई नहीं बना रहेगा। कितना वायबल होगा, कितना सशक्त होगा, ये देखना पड़ेगा, लेकिन रहेगा तो इंडिया अलायंस। जी